हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये अफ्रीका में है, नदर्न अफ्रीकन कंट्री है। एंड यहाँ पे हमने क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो हम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, उससे रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पे। तो जो स्टेटमेंट 1 है, President Paul Kagame, a former guerrilla leader, has modernized Rwanda's economy and built a डिसिप्लिन्ड मिलिट्री। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्रेसिडेंट पॉल कगामे, फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है, जैसे कोई कंट्रीज़ वगैरह जो न्यूज़ में रहती है तो वहाँ की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आपको पता होनी चाहिए, वहाँ की कैपिटल पता होनी चाहिए। सो जो प्रेसिडेंट है पॉल कगामे वो फॉर्मर गुरेला लीडर रह चुके हैं। एंड ये जो है बेसिकली इन्होंने जो है रवांडा की जो इकोनॉमी है एंड मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, रवांडा हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्गो एंड हैज़ मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टेंस। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज रवांडा जो है कोई भी न्यूट्रल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कॉन्गो में, इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है रवांडा का। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी यही चीज़ कह रही हैं। एंड जो कॉन्गो है वो भी, कॉन्गो का भी यही कहना है कॉन्गो कंट्री का, कि इसमें पूरी तरीके से रवांडा इन्वॉल्व है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कॉन्गो में। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। कॉन्गो ये रवांडा जो है ये न्यूट्रल नहीं है, जो कॉन्गो में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है रवांडा का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, गोमा इज डिस्क्राइब्ड एज ए मिनरल रिच सिटी इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गोमा एक सिटी है, गोमा सिटी है कहाँ की, कॉन्गो की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एक सिटी है गोमा। और ये जो है मिनरल रिच सिटी है ईस्टर्न कॉन्गो में। सो ईस्टर्न साइड जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में, वहाँ पे गोमा एक सिटी है जो मिनरल रिच सिटी है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 एंड 3। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द NVS-02 सैटेलाइट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नाविक नेविगेशन सिस्टम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, जो NVS-02 सैटेलाइट है ये पार्ट है किसका, नाविक नेविगेशन सिस्टम का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, NVS-02 इज इक्विप्ड विद एन इंडिजीनियस रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक फॉर प्रिसाइज टाइम कीपिंग। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स नॉट कवर्ड अंडर द उड़ान स्कीम। सो यहाँ कह रहे हैं कि उड़ान स्कीम के अंडर कौन सा सेक्टर कवर नहीं हो रहा है। सो कौन सा सेक्टर नहीं आता है उड़ान स्कीम के अंडर इनमें से। सो फर्स्ट चीज़ ये कि उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। और इसके अंदर ये लॉन्च हुआ था ईयर भी आपको पता होना चाहिए। जो उड़ान स्कीम है ये लॉन्च कब हुई थी, 2016 में लॉन्च किया गया था उड़ान स्कीम को। एंड इसके अंदर कौन कौन से एरिया जो कवर हो रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सो रीजनल कमर्शियल एविएशन, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, सी प्लेन सर्विसेज। सो ये तीनों ही जो है इसके अंडर कवर होते हैं। हाई स्पीड रेलवे ट्रांसपोर्ट, सो रेलवे ट्रांसपोर्ट इसके अंदर नहीं आता है। हाई स्पीड रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है ये उड़ान स्कीम के अंडर नहीं है, बिकॉज ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, रेलवे से रिलेटेड है। सो यहाँ पे 1, 2, 3 जो होगा ये राइट आंसर होगा। रीजनल कमर्शियल एविएशन, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, सी प्लेन सर्विसेज। सो 1, 2 एंड 3 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं होगा, हमसे पूछे हैं कि कौन सा सेक्टर इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ 1/4 होगा, हाई स्पीड रेलवे ट्रांसपोर्ट। एक ही इसमें से ऑप्शन में से एक ही चीज़ ऐसी है जो कवर नहीं हो रही है, एक ही स्कीम है जो इसके अंडर कवर नहीं हो रही है। यहाँ पे नॉट कवर पूछ रहे थे। सो आंसर होगा हमारा ओनली 1। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन धान्या कृषि योजना। सो धन धान्या कृषि योजना के अंदर कितने टाइप्स की क्रॉप्स जो हैं वो कवर हो रही हैं, यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। सो इसमें फूड क्रॉप्स भी आती हैं, कैश क्रॉप्स भी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी, तीनों ही जो है इस स्कीम के अंडर कवर हो रही हैं। ठीक है, इस पर जो मोर फोकस है फूड क्रॉप्स पे किया गया है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, रूरल फार्मर्स को सपोर्ट करना, कैश क्रॉप्स भी कवर हो रही है जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, और शुगर केन हो गया, तो इन सब चीज़ों पे भी फोकस है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे भी इस पे फोकस किया गया है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। सो यहाँ पे तीनों ही जो है ये कवर हो रही है इस स्कीम के अंडर। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल थ्री। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑल थ्री इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज under which article of the Indian Constitution is the presentation of the Union budget prescribed। so budget से related कौन सा आर्टिकल है? budget से related जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 112 जहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 112। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which country has introduced the Department of Government Efficiency to maximize governmental efficiency and productivity। so कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए किस कंट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है? सो ये कौन सी कंट्री है? ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। The next question is consider the following statements regarding very short range air defense system। so यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। so ये विशोरेट्स इज अ 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज व्हीकल लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज ये 5th जनरेशन नहीं, ये 4th जनरेशन की सैटेलाइट है। ये 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल सिस्टम है जो कि ये व्हीकल लॉन्च नहीं है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। 5th जनरेशन नहीं है, 4th जनरेशन है, और ये व्हीकल लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली मैन पोर्टेबल सिस्टम है। देन सेकंड स्टेटमेंट है द डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ शोरेट्स इंक्लूडेड टेस्ट अगेंस्ट हाई स्पीड टारगेट्स फ्लाइंग एट वेरी लो ऑल्टीट्यूड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एपोजी एंड पेरिजी। सो एपोजी एंड पेरिजी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमने बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो करेक्ट पूछ रहे हैं हमसे, स्टेटमेंट 1 है एपोजी इज द पॉइंट इन एन ऑर्बिट वेयर अ सैटेलाइट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ वाइल पेरिजी इज द पॉइंट वेयर इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एपोजी जो है बेसिकली वो पॉइंट होता है ऑर्बिट पे जो अर्थ से दूर होता है। एपोजी क्या होता है? जो अर्थ से बहुत दूर होता है। एंड पेरिजी क्या होता है? जो अर्थ के पास होता है, जो अर्थ के क्लोज होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज मैक्सिमम एट एपोजी एंड मिनिमम एट पेरिजी ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सेकंड जो है ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो स्पीड होती है सैटेलाइट की वो मिनिमम होती है एपोजी पे ये मैक्सिमम नहीं होगी, ये मिनिमम होती है। एंड जो पेरिजी पे होती है, पेरिजी पे ये मैक्सिमम होती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमने बतानी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 है एट प्रेजेंट जीएसटी हैज़ 4 टैक्स स्लैब्स। सो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब्स नहीं है, 5 टैक्स स्लैब हैं। टैक्स स्लैब्स कितने हैं? 5 टैक्स स्लैब्स हैं। कौन कौन से? एक तो 0% 0 हो गया, 5% हो गया, देन 12% हो गया, 18% हो गया एंड 28% हो गया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंस्टेड ऑफ जीएसटी या कंपनसेशन सेस इज लिवाइड ऑन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकेंड भी हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज सो यहाँ पे जो है कंपनसेशन सेस जो है ये बेसिकली ये कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लिवाई की गई है, ये किसके ऊपर की गई है? जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी गुड्स जो होते हैं। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट है। फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी, सेकंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ इन द पास्ट 1 ईयर। सो यहाँ पे जो है ये हमारी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जो जीएसटी रेवेन्यू है बेसिकली इसमें हमें
जो कलेक्शन है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, उसमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, बट यहाँ पे कह रहे हैं मंथ ऑन मंथ जो है कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ इन द पास्ट 1 ईयर कि ये राइज हुआ है, तो ऐसा नहीं है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो एजियन सी की अगर हम बात करते हैं तो एजियन सी के मतलब कौन सी कंट्रीज एजेंसी के आसपास है, तो एक तो हो गई ग्रीस और टर्की। तो टर्की एंड ग्रीस जो है एजेंसी ग्रीस एंड टर्की के बीच में है एजेंसी। सो यहाँ पे जो इटली नहीं होगा, क्रोएशिया नहीं होगा, ग्रीस होगा एंड टर्की होगा। सो हमसे यहाँ पे यही पूछ रहे थे कि एजेंसी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ग्रीस एंड टर्की। सो 3 and 4 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।